बुलेटिन में खुश आमदीद। बराह रास्त से चलेंगे आपको वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। ही इज फैसिलिटेटर ऑफ ड्रग पेडलर्स, माने वो ड्रग पेडलर को मदद करता है। एंड ही इज द ब्रदर ऑफ सईद गनी। ये उसी हल्के से एमपीए बने और आजकल वजीर भी हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल एक टीवी एंकर ने पूछा मुझसे, ये मजारे का कह रहे, उन्होंने कहा जी आप पहले आके वजीर तालीम में अपने हल्के के जो स्कूल है उस पर मुझसे मनाजरा कर लें। जब ये उन्होंने रिपोर्ट ली तो क्या हुआ, फारिग कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। अब आ जाएं जी उजैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट की। जल्दी से मैं आपको अगले 2.5 मिनट में बता दूं। सारे मीडिया के पास और सारे सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट चलती है। मैंने खत लिखा 2017 में चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को। हम उस वक्त इलेक्टेड नहीं थे, हम तो कॉमन सिटीजन थे पाकिस्तान के, ना वजीर थे। मैंने उनसे कहा कि ये जीआईटी रिपोर्ट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मुझे दीजिए। मौसूफ ने खत का जवाब देने से भी इनकार कर दिया, कोई बात ही नहीं हुई, डेड साइलेंस हो गया। दोबारा खत लिखा, फिर जवाब नहीं दिया। मैं फिर चला गया सिंध हाई कोर्ट, मैंने पिटीशन फाइल कर दी क्योंकि मॉडल टाउन की जीआईटी पब्लिक हो चुकी थी। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मेरे पास एक केस था सामने। अक्टूबर 2017 से यह केस चलता रहा और कई दफा बेंच रिक्यूज भी हुआ, जजेस बदलते भी रहे और फाइनली 28 जनवरी 2020 माने इसी साल के 28 जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि ये जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सील्ड एनवेलप में जीआईटी रिपोर्ट्स मंगाई। ऑनरेबल जजेस ने वो जीआईटी रिपोर्ट्स पढ़ी और वापस सील एनवेलप में सिंध हुकूमत को वापस कर दी। सिंध हुकूमत का जो प्ली थी वो बड़े मजे की थी कि जी जो प्लेंटिफ है यानी कि मैं अली जैदी, इनका तो कोई मारा ही नहीं गया बंदा, इनको तो डायरेक्टली इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्यों जीआईटी मांग रहे हैं। और दूसरा कि नेशनल सिक्योरिटी जी जनाब कोई जेपडी में आ जाएगी अगर ये जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक हो। ऑनरेबल जजेस ने मंगा के पढ़ी सील्ड एनवेलप में और उसी सील्ड एनवेलप में सील करके वापस कर दी कि इससे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरे में नहीं आती। और इसका मतलब है वो ये भी मान गए कि जी डायरेक्टली अफेक्टेड भी हूं, क्योंकि दोनों उनकी चीजें वो केस हम जीत गए। जो एक आदमी उस शहर में रहता है और ये जीआईटी रिपोर्ट जो रिलीज हुई हैं, जो की हैं उस पर बात करेंगे, फिर दूसरी वाली पे भी आपको बताऊंगा। वो कह रही है कि एक आदमी जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में बड़े गैंगस्टर्स में या बड़े जो भी उसमें उसका शुमार होने लगा है, वो पुलिस वालों के तबादले करवा रहा है, बगदादी थाने में एसएचओ अपना लगवा रहा है, ये सब लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ लिया है। मैं उस शहर का रिहायशी और मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा थानेदार या मेरा शहर का एसपी टारगेट किलिंग में, कब्जे में, दुनिया के सब चीजों में गैंगस्टर्स की मदद करता है। हम तो डायरेक्टली अफेक्टेड हो गए, हम उस शहर के बाशिंदे हैं। इन्होंने जी जब ये हुक्म आ गया, इन्होंने जीआईटीज फिर भी रिलीज नहीं की। एक महीना गुजर गया, 28 फरवरी भी गुजर गई, मार्च आ गई। फिर मैंने दोबारा खत लिखा चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को कि ये जनाब मेरे ख्याल में 60 दिन बाद कि ये फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, इसकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के, अगर आप जीआईटी रिपोर्ट मुझे दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे पास दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जब उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी जीआईटी, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर दी। याद रहे कि इन्हीं के एक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग हुए थे, खत ना लिखने पे, ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के ना मानने पे। तो मैंने भी जीआईटी के लिए दरखास्त कर दी। कुछ दिन बाद पता चला, जब कंटेम्प्ट की हियरिंग थी पहली, उन्होंने नोटिस इशू कर दिए कंटेम्प्ट के सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। जब हियरिंग से 2 दिन पहले सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील में चलेगी, जो कि उनका हक है, कानूनी हक है।
और जो ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो भी मेरे सामने हैं, बड़े मजे मजे के ग्राउंड्स हैं। और उन्होंने जितने भी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं वो सारे सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके हम करेंगे। जब असेंबली में हम गए, मैंने ये सोचा कि मेरे शहर के लोगों ने इमरान खान के नाम पे मुझे वोट देके असेंबली में भेजा है, और जब असेंबली में भेजा है तो उनकी रहनुमा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है। तो मैंने ये कहा कि ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, इसको नेशनल असेंबली के लिए फ्लोर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो जो मेरे साथ वो दूसरी तरफ बैठ के बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बजट पे तकरीर फरमा रहे हैं, बहुत सारे कुछ लोग मौसूफ है, वो तो जीआईटी में वो तो लीडर बने हुए थे, गैंगस्टर्स के कत्ल करवा रहे थे। ये तो जीआईटी में लिखा हुआ है, जो जीआईटी की कॉपीज मेरे पास हैं। तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब ये जो तकरीर आपने सारी सुनी, अब आ जाएं जी जो उन्होंने उजैर जान बलोच की जीआईटी रिलीज की है, उसमें 6 दस्तखत हैं। उसकी कहानी मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, ये है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन। जब आपका मुल्क आगे नहीं जाता ना तो इदारे तबाह करने, इसे कहते हैं इदारे तबाह करना। इदारों में सियासत डालना, इदारों को अपने लिए काम करवाना, लॉ इन्फोर्समेंट को भी अपने नाम पे रखना, अपने लिए काम करवाना। ये सारों को पता है कि कैसे कैसे थाने बिकते हैं कराची में। वो तो अब जो रिलीज की जाएगी उसमें भी आ गया। मैं आपके सामने एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं, और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कैन हो चुकी है। ये हर पेज पे, इसके हर पेज पे दस्तखत है, इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो जेआईटी थी उजैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे सीआईडी के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक आईएसआई के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक आईबी के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट, और एक एमआई के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस जेआईटी रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया गया। असल में हुआ क्या हुआ, यह कि जेआईटी रिपोर्ट बनी, और जेआईटी रिपोर्ट में बड़े सारे इंकशाफात थे, और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के जो रब्ते जो हैंडल कर रहे थे उनको, उनके दरमियान, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, आईएसआई, एमआई, रेंजर्स और आईबी। जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े गौर से अगर आप पढ़ें, हल्का सा इस पे लिखा हुआ है पार्ट 1, इसी के ऊपर लिखा हुआ है इस कॉपी पे। उन्होंने क्या किया कि ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ही हैं, हम इस पे खड़े हैं। तो पूछेगा ना एमआई, आईएसआई, रेंजर्स, आईबी से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले दस्तखत हैं जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, उसमें भी वही दस्तखत हैं उन्हीं लोगों के, वही लोग, वही नाम, सारा कुछ वही। तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है
बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की, जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, लोड कर दूंगा। इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम हैं, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान, जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है, और उनको यह लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको यह कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फिकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी। वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दाव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन किए हैं, वो इसमें है ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने साइन किया उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट, नंबर 15 इधर भी है, नंबर 15 इधर भी है। फर्क साफ जाहिर है, इश्तिहार आता है ना टीवी, फर्क साफ जाहिर है। मैं आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, तर्जुमा आपको बता दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेस्ड मर्डर ऑफ जलील थ्रू जब्बार लंगड़ा एंड बाबा लाडला। माने उजैर बलोच ने कन्फेस किया कि मैंने एक जलील को मारा, जो कि रजाक कमांडो का, मर्डर ऑफ जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, जलील को मारा, जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला जो फेमस था उसके 2010-11 में, एंड इन्फॉर्म्ड दैट द डेड बॉडी वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज टू एन अननोन प्लेस बाय हिज गैंगस्टर्स, कि उसकी जो लाश थी वो एक अनडिस्क्लोज में हमने कहीं फेंक दी जाती। ये रिलीज जो उन्होंने की है वो है। लेकिन जिस पे ISI, MI, रेंजर्स और IB का दस्तखत है, वो इसी को क्या कहती है, मर्डर ऑफ रजाक कमांडो। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, वो कहती है, एक्यूज डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क का क्या मतलब होता है? आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क करते हैं ना कि जाओ वो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के ले आओ, ये टास्क होती है, जिम्मेदारी सौंपी। थैंक यू। उन्होंने कहा, वो ये कहता है, एक्यूज डिस्क्लोज दैट इन द ईयर 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क्ड द एक्यूज टू किल रजाक कमांडो एज ही हैड मर्डर्ड ईदी अमीन, कोऑर्डिनेटर ऑफ कादिर पटेल। वो सारा निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंक आए तुम रोड पे चलते हुए आदमी को? मुझे क्या पता क्यों मारा। इसमें लिखा है कि क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। आगे क्या कहती है, इन द ईयर
2011 में जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला किडनैप जलील फ्रॉम उमर लेन लियारी, ये वही उसी का वाकया पढ़ रहा हूं। और फिर इन्फॉर्म द एक्यूज्ड हु इन टर्न टोल्ड कादिर पटेल ऑफ सच किडनैपिंग, कि उसने फिर फोन करके बताया कि जी कादिर पटेल को उठा लिया हमने। ऑन विच कादिर पटेल ऑफ पीपीपी डायरेक्टेड द एक्यूज्ड टू किल जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, और फिर कादिर पटेल के कहने पे उन्होंने उनको मार दिया। ये वो डिस्क्लोज कर चुका है, और बयान हल्फी में भी इसी तरह की सारी बातें वो कर चुका है, 164 का जो बयान है। तो मैं, अच्छा अब ये तो बहुत सारे हैं, लंबी हो जाएगी, सवाल भी आपने एक दो करने होंगे। ये भरा हुआ है इन डिफरेंसेस से, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसमें था ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एफिलिएशन। देख लें आप, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है कि फैमिली हमेशा से पीपीपी में थी। 2008 में रिमांड डकैत की मर्डर के बाद या पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, मुझे नहीं पता, यहां जो लिखा है पुलिस इनकाउंटर लिखा है। उज़ैर बलोच टुक ओवर हिज गैंग एंड लॉन्च्ड पीपल्स अमन कमेटी। ये सबको पता है कि पीपल अमन कमेटी थी, अभी सदर साहब जो थे पिछले वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि थी, लेकिन हमारी नहीं थी, तो इंसाफ अमन कमेटी नहीं थी, पीपल्स अमन कमेटी थी। हाँ, और पीपल्स और लीग भी नहीं थी कोई इसमें। Which under the grave he continued his criminal activities in gang and लियारी वॉर। अरशद पप्पू और गफार जकरी दूसरा जो ग्रुप था उस जमाने में, उसके खिलाफ ये करता गया, क्योंकि उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार के, जो ट्रांसपोर्टर थे, उसके सर काट के फेंक दिया। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये मैं पुराने जमाने की जो आप देख रहे हैं आजकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा 800-900 साल पहले ये काम होती थी आज के पाकिस्तान की। ये मैं मेक्सिको की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं। सर काट के फेंक दिया। उज़ैर बलोच ने जो रिमांड डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली, रिमांड डकैत के एनकाउंटर के बाद सारा उसके पास आ गया। और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और 2013 इलेक्शन से पहले फिर पार्टी के टिकट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। सीसीपीओ कराची भी इन्वॉल्व, एसएसपी इज इन्वॉल्व, और ये सब में जो है, मुझे जरा कोई ये समझा दे कि कोई थानेदार, मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूं, मैं तो कोई एक थानेदार आज तक नहीं चेंज करा सका। मैं तो किसी को नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा या होम मिनिस्टर को कहा, किसी को भी, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत के भाई ये थाने वाला जो है ये वाला लगा दो, उनका काम है वो कर रहे हैं। और एक गैंगस्टर जो खुद रिलीज कर रहे हैं वो जीआईटी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसमें भी लिखा हुआ जो उन्होंने रिलीज किए जो लोगों के कत्ल के, मैं बदलवाता रहा हूं पुलिस वाले थानेदार। फिर ये आगे कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आखिर में नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62, 63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर है, मैं सुनाते जाऊं, शिबली साहब आपके होते हुए शेर सुनाना, लेकिन मैं सुनाते जाता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बता दूं कि वो बशर जहां, इस बशर इंसान, बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना। भाई किसी ने खुदाई के दावे किए, फिरौन ने बोला मैं खुदा बन गया माज़अल्लाह। कोई नबूवत के दावे करता रहा कि ये बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है कि तुम 62 पे जाके 63 जो 62 लगाओ मेरे पे, जरूर जाओ और प्रिविलेज मोशन जरूर मूव करो, जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। मैं आज जो आखिरी बात आपसे करने लगा हूं कि आज मैं डायरेक्टली एज फेडरल मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम एमएनए फ्रॉम कराची ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ and a die-hard
फॉलोअर ऑफ इमरान खान, जिसने मुझे उम्मीद दी है, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी को, जो बिल्कुल कोई सियासत 20 साल की जद्दोजहद के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, ये सब दाव पे लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल वजीर नहीं हूं, पहले वजीर नहीं था, ये सब वालिदैन की दुआ है। मैं आज अपील करने लगा हूं, एक पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैंने उनसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इत्तफाकन उनके ओथ जब हुआ था, इनविटेशन आया था, मैं उस वक्त भी शहर से बाहर था। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जेआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस जेआईटी में ये चीजें क्यों थी। आपसे मैं, अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले, क्योंकि लोगों का जो नाम है जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं, टैक्स के पैसे पे रह रहे होते हैं, कब्जों में वो इन्वॉल्व हैं, बत्ताखोरी में वो इन्वॉल्व हैं, जुए के अड्डों में वो इन्वॉल्व हैं, अगवा बराए तावान में वो इन्वॉल्व हैं। इन सब चीजों में ही इन्वॉल्व नहीं है, सब इन जीआईटीज में लिखा हुआ है। तो मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि आप कराची के हैं और आपने खुद देखा है कराची को कैसे तबाह, सिस्टमैटिकली तबाह किया गया। और शिबली भाई ने बात की कि जी सिंध की वो धरती, तो सिंध जो अजरक भी लाला, सिंध जो टोपी भी लाला, सिंध जो मिट्टी भी लाला, शिबली भाई सिंध जो पीर भी लाल, शाहबाज कलंदरा। ये जो लाल रेवोल्यूशन की धरती थी, जिसने पाकिस्तान जब बना तो पहली जो करारदाद मंजूर की वो सिंध हुकूमत, सिंध की असेंबली ने की। ये उस धरती के सबसे बड़े शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के 3 बड़े शहरों में आता है, उसमें जो कत्लो गारत हुई, उसमें जो भी कुछ हुआ, आपसे मेरी दरखास्त है कि इस पे सुओ मोटो लें और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये जीआईटीज मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस जीआईटी से कैसे गए। 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं फेस करने को तैयार हूं। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए शिबली फराज यहां बैठे कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे तबाह। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी माजी से सीखना होगा। कम से कम नेल्सन मंडेला जब जीत के आया, वहां ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ, लोगों ने आगे एक्सेप्ट किया अपने जराइम, फिर माफी मांगी। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टे झूठ बोल रहे हैं, आज भी खा रहे हैं और अभी भी ऐवानों में घूम रहे हैं। नो सर। तो आखिर में मैं सिर्फ जो मैंने असेंबली में कहा था मैं वो बात करके खत्म कर रहा हूं। आपके 2 सवाल ले लूंगा, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम मुल्क से बाहर थे, हमसे हमेशा पूछते थे मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है, मदरलैंड क्या है। तो मुल्क को, और बड़ी तकरीरें हुई हैं इसमें, इस जलसों में भी, कि मुल्क को मां का दर्जा देते हैं। मैं भी इस मुल्क को अपनी मां का दर्जा देता हूं। तो जिस मुल्क को मां का दर्जा देते हो, उसके पैरों तले जन्नत तलाश करो।
तुमने उसको बाजार में बेचा है। दो सवाल होंगे। सर पूछ लें सर, नाराज ना हो, पूछ लें सर पूछ लें सर। ओहो ये ट्रिक थी सर। आज जो जेआईटी रिपोर्ट सामने पेश की है वो उज़ैर बलोच की हो या बल्दिया की हो, इसका मतलब ये है कि सिंध में सियासी हालात चेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें जो है उनका मसला है, इसमें तरीके इंसाफ का मसला नहीं है। मेरी गुजारिश सब ये है कि इन जीआईटी रिपोर्ट्स के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट जुडिशियल इंक्वायरी मार करे और एक जुडिशियल इंक्वायरी बना दे और बजाय से सुप्रीम कोर्ट में उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सर ये है कि बल्दिया रिपोर्ट में आया, आपने चूंकि पढ़ी है तो आया उसमें कहीं अनीस कायम खानी साहब कोई अकाउंट या उनका कोई नाम आया या हमाल सिद्दीकी से आगे बात नहीं की? थैंक यू। पूछ लें, आपका भी जवाब दे। चले मैं दे देता हूं आपका। एक तो सर ये देखें ना, मैं थोड़ा सा अगर माजरत के साथ अगर आपसे इख्तिलाफ कर लूं एक चीज में, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, मैं हो सकता है कि आप सही हो सकता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, ये देखें पीटीआई सर, ये पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों का मसला है। जो बेगुनाह मारा जाता है ना, हो सकता है उसका किसी जमात से धमाके होते थे ना, हो सकता है वो किसी जमात से उसका ताल्लुक ही ना हो, कितने बेगुनाह मारे गए ऐसे ही। सो एक तो ये, तो मैं तो बात कर रहा हूं इंसाफ दिलाने की उन लोगों को जो 260 जल गए। एक मोहतरमा से मिला, उनका शायद भाई और मियाँ दोनों जल गए। मैं उसकी आंखों में देख के, वो आज तक 8-8 साल जो जीआईटीज में लिखा है पब्लिक हुई अल्लाह अल्लाह करके, हाँ बिल्कुल नाम है। मैं कह रहा हूं जिसके भी नाम है बुला के तफ्तीश करें ना भाई, मेरा अगर नाम है तो मुझे भी बुला के तफ्तीश करें। एक दफा ट्रांसपेरेंसी लाए ना तो आगे बात बने। अगर हम छुपा देंगे मैंने क्राइम किया, अगर कोई या मुझसे हो गया जाने या अनजाने में, अगर मैं छुपा दूं तो मैं आगे अगला और बड़ा क्राइम करने चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पकड़ में नहीं आया। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने इत्यादियों का नाम भी, हालांकि वो छोड़ गए थे 2011 में, उसके बाद भी ये होता रहा, मैंने उनका भी, मैं तो कह रहा हूं वो जवाब कोई, और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि वो हैं बड़े बहादुर आदमी। उनके ऊपर अटैक भी हुआ था कोर्ट में, मैं जुल्फिकार मिर्जा की बात करूं, अटैक भी करवाया गया, सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उस आदमी ने। प्राइम पे था, डायरेक्ट एक्सेस टू प्रेसिडेंट हाउस था, मिनिस्टर था, पूरी पुलिस उसके अंदर थी, लेकिन उसने कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी। तो जो वो प्लस है। अगर उसके ऊपर जो जेआईटी में लिखे हुए कोई इंकशाफात है, जवाब दे देंगे, कोई बात ही नहीं। जी सर मैंने तो 184 की मैंने बात की है। अगर सर आपने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने 2-3 बड़े अहम सवाल जो है वो भी उठाए हैं। उसमें आपने कराची के अमन की बात की कि कराची का अमन बहाल होना चाहिए और जिन लोगों ने अमन खराब किया उनके खिलाफ इक़दाम उठाने चाहिए। क्या एमक्यूएम जिसने कराची शहर को तबाह करने की बुनियाद रखी, क्या उस पर भी जीआईटी बनेगी? और दूसरा, उज़ैर बलोच का जो सबसे ज्यादा ताल्लुक रहा है वो रहा है जुल्फिकार मिर्जा से, जो कि आपकी हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा, जो आपने वीडियो क्लिप्स चलाए हैं उसमें जितनी भी एमपीएस ओथ ले रहे हैं वो उज़ैर बलोच से ले रहे हैं, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले रहे हैं। चल तीन पे रोक देना सर, और भी इस आखिरी दे देता हूं। उज़ैर बलोच से ओथ ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो हो गया नंबर 1। दूसरा जो आपने ये 2013 में ले रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा 2011 में छोड़ गए थे इनको और सब बातें करके। तो मैंने अभी इनके जैसे भाई का जवाब दिया, कोई इशू नहीं है, वो जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसी जगह देंगे इंशाल्लाह ताकि इसका कोई कि वो भी बने, माने कोई इसका अंजाम भी हो। और पहला सवाल आपको क्या था? कराची के अमन की बात। देखें सर, देखें मेरी बिल्कुल मेरी बात, आप लोग क्योंकि मीडिया में तो आप लोग और जो नहीं है, 2007 से मैं कराची के लिए, मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ के टिकट पे सूबाई असेंबली का PS 116 से और हार गया था। उस सीट से उस वक्त की एमक्यूएम भी हार गई थी। एमए में शर्जील इनाम मेमन साहब जीते थे। उसका रिजल्ट आप खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा पर वो एक नहीं काउंट। बात यह है सर कि हम, मेरे ट्विटर अकाउंट में बड़े जमाने तक फेडरल मिनिस्टर लिखा था पीस एक्टिविस्ट, मैं तो एक अमन की बात कर रहा हूं।
ये बल्दिया फैक्ट्री की JIT आ गई है, अब वो चीरा और पता नहीं लंगड़ा और हमाद सिद्दीकी और जो भी सारे लोग हैं उसमें सब लिखा हुआ है। इट इज ऑल देयर। किन किन जमातों में है ये सब आपको पता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो कानून की यार्डस्टिक होनी चाहिए वो सब के लिए बराबर होनी चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं होता, अल्लाह को जवाब देना है। सबसे बड़ा हाकिम तो अल्लाह है, वो पूछेगा ना। तो वो अगर MQM लंदन में चले गए और दूसरी जमातों में चले गए और वो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं था और बहुत सारे लोग इनको पता था, जब ये आएगी कोर्ट में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मेरे और आप हमारे साथ हैं, हम कराची में अमन आ गया और उसका भी शुक्रगुजार हैं। बड़े मजे की बात यह है, बड़े मजे की बात यह है, आपके सवाल से मैं इसमें बात एक बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं। ज़रबे अज़्म के बाद ये सब शुरू हुई ना, ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों दोनों को कैफरे के दार तक पहुंचे, ज़रबे अज़्म में था। तो बहुत सारे सहूलतकार तो असेंबलियों में बैठे हैं, सूबाई वजारतें लेके बैठे हैं। शर्जील मेमन का नाम है, वो तो सूबाई वजीर बनने वाले हैं दोबारा और बनते रहे। उसके बाद कोई सवाल उनसे पूछे और आगे डिनाई कर दे सबूत के साथ। भाई मैंने तो एक्यूजेशन लगाई कोई नहीं है, एक भी एक्यूजेशन मेरी नहीं लगी हुई। JIT मेरी हुकूमत में तो बनी नहीं, ना हम फेडरल में थे उस वक्त, ना हम सूबे में थे। हम सूबे में आज नहीं है, वो है। ये तो JIT उस वक्त बनी थी 2016 में, हम तो नहीं थे। तो हम तो उन JITs को देख रहे हैं कि अगर ये JIT है मेरे भाई, या तो फिर उनको बेगुनाह साबित करने का मौका दें या वो कैफे या उनको सजा दें। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो और आप सो जाएं तकिए के अंदर सर रखें। ठीक सर, एक सवाल और सर। सिंध हुकूमत की जो शायद करता रिपोर्ट है उसमें कुछ तरमीम की गई है, गलत है, जाली है, लेकिन वो इनकम्प्लीट मैंने कहा, इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। नामुकम्मल। उसी पे विफाकी इदारों के जो अफराद हैं उनके भी दस्तखत है सर, 4। क्या वो जी हाँ, तो क्या फिर हम क्या समझें कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट जाली है या इनकम्प्लीट है या फिर? देखें, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का मैंने आपको इसलिए ब्रीफ समझाया ना कि उन्होंने लिखा ये, उसने एक्यूज ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने ये किया है, लेकिन जो असल जिसमें 4 ने साइन किए हैं उसमें लिखा कि इसलिए किया है और इसने करवाया। इसलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं ताकि बुला के पूछें इन सब से कि आपने साइन कैसे की। बस थैंक यू। नाज़िर, आप देख रहे थे वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको बता चलें ये कहना है उनका कि मैं तारीख़ी शवाहिद और कुछ दस्तावेज़ात आपके सामने आज पेश करूंगा। अली ज़ैदी ने कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पर वीडियो दिखाई। उज़ैर बलोच ने बयान हल्फी में कहा आसिफ अली जरदारी और दीगर से जान को ख़तरा है। मुनशियात फरोशों को सपोर्ट करने वाला सईद गनी का भाई है। JIT रिपोर्ट मांगने के लिए ख़त लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया और जजेस ने कहा कि JIT पब्लिक करने से कौमी सलामती को खतरा नहीं, ये भी कहा गया अली ज़ैदी की जानिब से। वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और कुछ हज़ार होती है। अली ज़ैदी ने यह कहा, यह तनख्वाह एक वज़ीर के लिए कुछ नहीं होती। उज़ैर जान बलोच ने 158 लोगों के कत्ल का खुद एतराफ़ किया। नबील गबोल ने एक चैनल में कहा कि JIT पूरी नहीं है, मैं तारीख़ी शवाहिद और कुछ दस्तावेज़ात आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। अली ज़ैदी का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि JIT में लिखा है कि कराची में कैसे थाने बिका करते थे। JIT में उज़ैर बलोच के दोस्तों का नाम था। अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि पब्लिक रिपोर्ट में बड़े दोस्तों के नाम ही निकाल दिए गए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में MQM रहनुमा आमिर खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप देख लें जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस इलाके के रिहायशी 100% इनके बिल को जमा कराते हैं। इस इलाके के अंदर भी सुबह से बिजली नहीं है। डिफेंस क्लिफ्टन, गरीब आबादी को तो आप एक तरफ रखें, डिफेंस क्लिफ्टन जैसे इलाकों में भी 9-9, 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। औरंगी टाउन, कोरंगी, लियाकताबाद, न्यू कराची, बिजली ही नहीं है लोगों के घरों पर। यानी वो आराम करने के लिए, घर में सोने के लिए जा ही नहीं सकते, इनके कानों पे जू ही नहीं रेखती। और जब 10-10 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो फिर बिजली का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। आपके बिल क्यों नहीं कम हो रहे? आपके बिल वैसे ही आ रहे हैं, उसी तरह इजाफा हुआ चला जा रहा है।
जब 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो लोग बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो आप इजाफा कैसे कर रहे हैं? जायद बिलिंग के जरिए पैसे वसूल करते हैं। बाहर इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। हम वफाकी हुकूमत से भी ये कहते हैं, इमरान खान साहब से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जिस शहर के लोग पूरे पाकिस्तान को पैसे कमा के देते हैं, जिनके पैसों से पूरा पाकिस्तान चलता है, उस शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियां कर रही है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इसके ऊपर नोटिस लें। ऐसे वक्त में जब वफाक यहां पर एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों में पैसे तकसीम कर रहा है, सिंध हुकूमत लोगों में पैसे तकसीम करती है, यहाँ की एनजीओज पैसे तकसीम कर रही हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, और आपकी के इलेक्ट्रिक जो है वो बिलों में इजाफा कर रही है। कहां से दे लोग पैसे? कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार नहीं है, आप इजाफा करते चले जा रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये बात वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अगर इन बातों पर तवज्जो नहीं दी गई तो फिर हमारा फैसला ये होगा जो राब्ता कमेटी में डिस्कस हुआ है, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम इस्लामाबाद जाकर पार्लियामेंट के सामने भी इस आवाज़ को उठाएं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे फिर इस्लामाबाद जाएंगे और फिर वहाँ जाकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ये सूरत हाल आपके सामने रखी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो उनकी जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, अब उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवाज़ उठाई जाएगी। कराची में एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं। एमक्यूएम ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के सामने मुतालिबात रखे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले बढ़ने लगे हैं। नून लीग ने बिलावल भुट्टो की APC तजवीज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया है। बिलावल भुट्टो लीगी क़यादत पर रंजीदा, मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर करते हुए दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज़ करने का फैसला कर चुके हैं। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। ख्यालों और मतवालों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। पीपल्स पार्टी को APC के मामले पर नून लीग के जवाब का इंतजार। लीगी क़यादत की सर्द मोहरी पर बिलावल भुट्टो रंजीदा, दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज करने का फैसला कर लिया। जियाले कायद ने पार्टी लीडरशिप को मुतबादिल हिकमत अमली बनाने की हदायत कर दी। वाकफाने हाल कहते हैं लीगी क़यादत ने शहबाज शरीफ की बीमारी का बहाना बनाकर मामला टाल दिया था, मगर छोटे मियां साहब ने सेहतयाब होने के बावजूद बिलावल भुट्टो से कोई राब्ता न किया। सहाफियों ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से वजह जानना चाही तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ की बीमारी की आड़ ले ली। मुझे इसका नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये सोशल मीडिया वाली खबरें ना बताएं प्लीज। ये शहबाज साहब की तबीयत नासाज थी कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से वो APC ना हो सकी। तो अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला APC जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। पीपल्स पार्टी जराए कहते हैं नून लीग न भी आई तो हुकूमत मुखालिफ मुहिम तेज कर देंगे। पीपल्स पार्टी के आला सतह इजलास में भी सीनियर क़यादत नून लीग से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अदालत ने मियाँ साहब को पेश होने के लिए 17 अगस्त की आखिरी मोहलत दे दी है। मुसलसल 3 समातों पर अदम पेशी पर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को इरसाल कर दिए गए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। 17 अगस्त तक आखिरी मौका है, पेश होकर तोशाखाने से गैर कानूनी गाड़ी लेने पर जवाब दें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लंदन में मौजूद मियाँ साहब का इश्तिहार जारी कर दिया। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने 30 जून को नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया था, जिसकी रोशनी में बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी किया गया है। इसी केस में मुसलसल 3 समातों पर अदम पेशी के बाद आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को अरसाल। वारंट 50,000 रुपए मुचलकों के एवज काबिल जमानत हैं। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना रेफरेंस 3 बड़ों के खिलाफ दायर किया था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर यूसुफ रजा गिलानी से 2008 में तोशाखाने की कीमती गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल करने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक इन गाड़ियों की ड्यूटी भी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से अदा की थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कराची में किए गए वीडियो लिंक के इंतजाम धरे के धरे रह गए। जैन मलिक की प्ली बारगेन मुकम्मल न होने के बाइस अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म टल गई। जैन मलिक से प्ली बारगेन मुकम्मल न होने पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी।
समाअत शुरू हुई तो जज आजम खान ने नायब तफ्तीशी से इस्तफसार किया कि जैन मलिक की प्ली बार्गेन का क्या बना। तफ्तीशी अफसर ने बताया जैन मलिक ने जायदाद की दस्तावेजात जमा कराई हैं, जिनकी स्क्रूटनी जारी है। कुछ मजीद दस्तावेजात भी मांगी हैं। कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। अदालत ने करार दिया कि प्ली बार्गेन मुकम्मल होने से पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब आइंदा समाअत से 2-3 दिन पहले प्ली बार्गेन रिपोर्ट जमा कराए। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, जबकि ख्वाजा अनवर मजीद की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई गई। इसी अदालत ने पिंक रेजिडेंसी और गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के रेफरेंस पर समाअत भी 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जाली अकाउंट्स के तमाम मुकदमात में जैन मलिक की प्ली बार्गेन रिपोर्ट एक साथ तलब कर ली। कराची में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां चंद मिनट की बारिश भी शहरियों के लिए जहमत बन जाती है। ऐसा ही इलाका लियाकताबाद भी है। यहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तालिब कॉलोनी लियाकताबाद में, जहाँ पर सूरत हाल कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता रोज की हल्की सी बारिश ने मुतादिद गलियों में गंदा पानी जमा कर दिया है। लोग काफी परेशान हैं। कैमरामैन कासिम रई साहब को दिखाएंगे, ये वो गुजर नाले का हिस्सा है कि जिसके एक तरफ एक हिफाजती पुश्ता तामीर किया जा रहा है हुकूमत सिंध की जानिब से। जो पानी का निशान है आपको अभी नजर आ रहा होगा, नाजाबाद नंबर 2 की वो आबादी है सामने की, जिसका हिस्सा अभी किसी हद तक तो महफूज है। लेकिन तालिब कॉलोनी लियाकताबाद और इसके मुख्तलिफ और जो आबादियां 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सी एरिया वगैरह, इनकी आबादियों का अब भी खतरा है। और लोग इस उम्मीद पर रात गुजारते हैं कि शायद उनके वो लोग जिनको उन्होंने वोट दिया था उनकी मदद को आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे की बारिश के बाद तमाम गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा हो जाता है, जिसको निकालने के लिए यहाँ के मकीन अपनी मदद आपके तहत उस पानी को निकालते हैं। उनका ये कहना है कि कई बरसों से निशानदेही करने के बावजूद अब तक उनके मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। इस दफा भी बारिशों के बाद लगता ऐसा है कि तालिब कॉलोनी समेत जो मुतादिद आबादियां हैं गुजर नाले के तरफ की, वो एक बार फिर डूबेंगी। लेकिन उनका ये कहना है लोगों का कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे उनकी मदद को आएं ताकि उनकी जिंदगी में कुछ बहाली और कुछ सुधार पैदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।